तो अस्थमा की डेफिनेशन और डायग्नोसिस के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है मई के हर पहले ट्यूसडे को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। और डेफिनेशन ऐसी है कि डेफिनेशन को डिवाइड कर किया गया है, जैसे हेट्रोजेनस डिजीज है ये एक, ठीक है, मतलब कि कभी पेशेंट जो है माइल्ड सिम्टम के साथ है, कोई दूसरा पेशेंट जो है सिवियर और डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आ रहा है। हेट्रोजेनस डिजीज है। क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ये क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है इसके कारण स्मूथ मसल्स की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। तो इसमें जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मेन रोल रहा है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। सिम्टम्स जो है इसमें आएंगे कि खांसी होती है, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होएगी, डिस्पनिया होगा और वीज होगी। वीज जो है एक्सपीरेटरी वीज होती है ज्यादातर। और इसकी खास बात यह है कि सिम्टम्स जो है टाइम और इंटेंसिटी दोनों में जो है वेरी करेंगे, कि कभी जो है बीच में सिम्टम फ्री इंटरवल है, मतलब कि बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, फिर एकदम से सिम्टम्स आ गए हैं, और किसी में नाइट सिम्टम्स आते हैं, किसी में डे टाइम सिम्टम्स है। इस तरीके से जो है वेरिएबिलिटी है इसमें। और वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, एयर फ्लो लिमिटेशन जो है एक्सपिरेटरी में जो है वो वेरिएबल है। और यही जो दो लास्ट की जो दो चीजें हैं, इसी को जो है हम यूज करके डायग्नोज करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी है या नहीं है, कि ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद जो है 12% FEV1 में इम्प्रूवमेंट आई है या फिर 200 ml इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं है, या फिर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है 20% इंप्रूव किया है या नहीं किया आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी। इस तरीके से जो है ये जो है चीजें चलती हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ये हेट्रोजेनस डिजीज है, क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है, इसमें सिम्टम्स इसके कफ, डिस्पनिया, वीज और चेस्ट टाइटनेस है। और सिम्टम्स जो है वेरी करते हैं टाइम और इंटेंसिटी में, अलग अलग टाइम पर। और वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन है। अब एक खास बात ध्यान में रखनी है कि एक स्ट्राइडर होता है। स्ट्राइडर जो है ना, जो सांस अंदर लेते वक्त जो आवाज आती है, स्ट्राइडर मोस्टली इंस्पिरेटरी होता है। तो उस केस में जो है अदर काजेस को रूल आउट करना होता है, जैसे कि ट्रैकिया में अपर एयरवे ट्रैक्ट अनोमली कोई हो, जैसे कि ट्रैकिया में कोई पॉलिप्स हो तो उसके अंदर जो है ट्रैकियल कैंसर हो सकता है। कुछ इस तरीके की चीजें जो हैं वो स्ट्राइडर काज करती होती हैं, वो जो है उन चीजों को रूल आउट करना है। मतलब वीज जो है ज्यादातर केसेस में एक्सपिरेटरी वीज होती है, ठीक है। और ये जो वेरिएशन जो है वो ट्रिगर किससे होती है, जैसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण, या कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस कारण, या है एक्सपोजर टू डस्ट, कोल्ड और ऑक्यूपेशनल, इन कारणों से जो है सिम्टम्स ट्रिगर्ड होते हैं। अस्थमा और सीओपीडी में डिफरेंस क्या है? अस्थमा जो है एयरवे इन्फ्लेमेशन है, जबकि सीओपीडी में जो है एल्वियोली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अस्थमा में जो सिम्टम्स हैं कफ, चेस्ट टाइटनेस, डिस्पनिया, वीज होती हैं, जबकि सीओपीडी में कफ और डिस्पनिया होती है। अस्थमा में वेरिएबिलिटी होती है एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन की, टाइम और इंटेंसिटी में सिम्टम्स में, जबकि सीओपीडी क्या होता है उसमें परसिस्टेंट होते हैं सिम्टम्स और प्रोग्रेसिव होते हैं, और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। मतलब परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव है तो वो सीओपीडी की तरफ जो है ज्यादा क्लिंच करता है डायग्नोसिस। और खासकर वो अगर स्मोकिंग, प्रोफाउंड स्मोकिंग है तो उसमें सीओपीडी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वेरिएबिलिटी ऑफ सिम्टम्स के एग्जाम को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे माइल्ड इंटरमिटेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में एक्सर्बेशंस हो सकती है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी को जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की विजिट्स करनी पड़ जाती हैं, किसी में जो है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस हो जाती है। जैसे परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस उनमें होती है जिनमें जो है अस्थमा है होता है और वो जो है ट्रीटमेंट नहीं लेते, और इसके कारण जो है एयरवे रिमॉडलिंग के कारण जो है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस हो जाती है बाद में। स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन उन केसेस में होता है जिसमें बच्चों को पहले अस्थमा हुआ और बाद में अपने आप रिजॉल्व हो गया, उन चाइल्डहुड केसेस में जो है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो सकता है। रिस्पॉन्स टू इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो भी वेरिएबल होता है। पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या है कि स्मूथ मसल्स की जो है हाइपरट्रॉफी होती है और म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, गॉबलेट सेल्स, और उसके कारण जो है हाइपर म्यूकस प्रोडक्शन होती है और इरिटेंट से जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है।
और क्रोनिक एक्सपोजर से एयरवे रिमॉडलिंग भी हो सकती है। अस्थमा के फिनोटाइप्स जो है, फिनोटाइप्स का जो निमोनिक है वो है पोलन, पी से जो है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, ओ से है अस्थमा इन ओबिसिटी, एल से है लेट ऑनसेट जो कि एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कहलाता है, ए से है एलर्जिक अस्थमा और एन से है नॉन एलर्जिक अस्थमा। अब ये जो फिनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप होता क्या है कि ये डेमोग्राफिक, क्लिनिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं एक तरीके से। मतलब एक ही तरीके के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, एक ही तरीके की डेमोग्राफी है और पैथोफिजियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको एक फिनोटाइप कहते हैं। जैसे परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन जो है उन केसेस में जिन्होंने अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसके बाद जो है एयरवे रिमॉडलिंग के कारण जो है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन हो गया, वो सेट जो है वो फिनोटाइप वो जो है वो परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन में आ गया। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ओबिसिटी के कारण जो है अस्थमा हो रहा है, ओबिसिटी है और अस्थमा है, तो उसको जो है अस्थमा इन ओबिसिटी कहते हैं। कुछ जो अस्थमा के केसेस हैं वो अडल्टहुड में आकर स्टार्ट होते हैं, अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। इस अडल्ट ऑनसेट अस्थमा को डायग्नोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कॉशियसनेस बरतनी चाहिए कि कोई मिस डायग्नोज ना हो जाए। एक है एलर्जिक अस्थमा जिसमें राइनाइटिस वगैरह और इजनोफिलिक अस्थमा, ये जो है एलर्जिक अस्थमा आ गया। एक हो गया नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो ये जो है फिनोटाइप्स, इनमें जो है थेरेपीज भी जो है अलग अलग फिनोटाइप्स में अलग अलग थेरेपीज वर्क कर सकती हैं बेटर। अब एलर्जिक अस्थमा है जैसे कि वो जो है बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाता है, बचपन से होता है, चाइल्डहुड केसेस होते हैं ज्यादातर, और फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा की ज्यादातर केसेस में, और एलर्जी प्रेजेंट होती है। एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपी और एक्जेमा के सिम्टम्स के साथ होता है, और टाइप 2 इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसमें जो है इजनोफिल की प्रीडोमिनेंस होती है टाइप 2 इन्फ्लेमेशन के कारण, और स्प्यूटम प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो इसमें जो है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा। तो एलर्जिक अस्थमा फिनोटाइप में इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा क्योंकि इस फिनोटाइप में इजनोफिलिक प्रीडोमिनेंस होती है। अब दूसरा वैरायटी है नॉन एलर्जिक अस्थमा जिसमें कोई सिग्निफिकेंट एलर्जी नहीं होती मगर न्यूट्रोफिल और इजनोफिल काउंट जो है बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल काउंट, और पॉसिग्रेनुलोसिटिक इन्फ्लेमेशन होती है, और इसमें शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स या वेरिएबल रिस्पॉन्स रहता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड का। अब आ जाते हैं तीसरा फिनोटाइप, अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा जो है अडल्ट लाइफ में पहली बार डायग्नोज किया जाता है और ये मोस्ट कॉमनली जो है वुमेन में होता है। इसको डायग्नोज करने से पहले हमें दूसरी कॉमोर्बिडिटीज जिसमें ये सिमिलर प्रेजेंटेशन होती है जैसे कि इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया, कार्डियक डिसऑर्डर, उनको रूल आउट करना होता है क्योंकि डिस्पनिया उनमें भी होता है। रूल आउट ऑक्यूपेशनल अस्थमा को रूल आउट करना होता है, और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को रूल आउट करना होता है। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है इस अडल्ट ऑनसेट अस्थमा में। अब फिर आ जाते हैं अस्थमा विद परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। ये क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है जिसके कारण एयरवे रिमॉडलिंग के कारण जो है ये डेवलप होता है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन अस्थमा। इसमें जो है ब्रोंकोडायलेटर्स का पुअर रिस्पॉन्स होता है और सिम्टम्स जो है परसिस्ट करते हैं। अस्थमा इन ओबेसिटी, पांचवा जो है अस्थमा इन ओबेसिटी जिसमें सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, और इस केसेस में जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी हो सकता है जिसमें नॉक्टर्नल अवेकनिंग, कॉफ और डिस्पनिया हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि नॉक्टर्नल सिम्टम्स को जो है हम अस्थमा के सिम्टम्स के साथ जो है मिस जज ना कर लें क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी हो सकता है ओबीज पेशेंट्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ताकि मिस डायग्नोज ना हो। और नॉक्टर्नल सिम्टम्स जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के भी होते हैं जिसमें जो है डिस्पनिया जो है हो जाता है। अब इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा कैसे बनाए, डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में जो है सबसे पहले वेरिएबल्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जो चार जो मेन सिम्टम्स हैं जैसे कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट मतलब टाइटनेस, वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्पनिया। ये जो चार हैं, कफ, चेस्ट टाइटनेस, वीज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनकी वेरिएबिलिटी होती है सिम्टम्स की इंटेंसिटी और टाइम में, ठीक है। और फिर जो है वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन होती है जैसे नाइट में जो है नाइट और अर्ली मॉर्निंग में सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, और कुछ ट्रिगर्स होते हैं जैसे स्मोक और डस्ट के कारण जो है ये
ट्रिगर हो जाते हैं सिम्टम्स। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लगता है कि भी अस्थमा की प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे कि एक अकेली सिंगल कफ है और कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि ये जो है अस्थमा के होने के चांसेस कम है डायग्नोसिस। मगर एक कफ वेरिएंट अस्थमा भी है, वो एक्सेप्शन है। स्प्यूटम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो वो ब्रोंकेक्टेसिस की तरफ इशारा करता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और साथ में डिजीनेस है और पेरेस्थीसिया है तो वो एंजाइटी और हाइपर वेंटिलेशन को डिनोट करता है, की तरफ डायग्नोसिस क्लिंच करता है। और अगर चेस्ट पेन जो है अस्थमा में नहीं होता, चेस्ट टाइटनेस होती है, चेस्ट पेन नहीं होता ज्यादातर केसेस में, अगर चेस्ट पेन है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या प्लूरिसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं डायग्नोसिस। नॉइजी, इंस्पिरेशन में नॉइजी है तो स्ट्राइडर है, वो अलग डायरेक्शन में अपर एयरवे ट्रैक्ट एनोमली की तरफ इशारा कर रहे होते हैं या फॉरेन बॉडी के। क्लिनिकल इवेल्युएशन क्या करना है, हिस्ट्री में 4 कार्डिनल साइंस में से मोर देन 1 पॉजिटिव है वो देखना है। वेरिएबिलिटी है या नहीं है सिम्टम्स में, चाइल्डहुड हिस्ट्री है या नहीं है, एलर्जी और अस्थमा की फैमिली हिस्ट्री चेक करनी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट कितनी हुई है अबव सिम्टम्स के कारण, और कोई इनहेलर यूज करके करने की हिस्ट्री हो, जिससे ये पता लगता है कि सिम्टम्स जो है इंप्रूव करते हैं इनहेलर यूज करने से, तभी वो इनहेलर यूज कर रहा है हिस्ट्री में। फिजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल भी हो सकता है, और जब और या फिर जो है एक्सपिरेटरी एडवेंटिशियस साउंड जो कि पॉलीफोनिक वीज सुनाई दे सकती है। एक्सर्वेशन के केस में जो है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है, सैचुरेशन कम हो सकती है, एसेसरी मसल का यूज दिख सकता है, और सिग्निफिकेंट एक्सर्वेशन में साइलेंट चेस्ट भी हो सकती है क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा नैरोइंग हो जाती है एयरवे की। अब वीज जो है सीओपीडी में भी होती है, ब्रोंकेक्टेसिस में भी होती है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में यूनिलेटरल वीज होती है, तो इनको भी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना होता है। स्ट्राइडर जो है इंस्पिरेटरी नॉइज है, वो अपर एयरवे डिजीज को डिनोट करता होता है ज्यादातर केसेस में, और अगर क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं, कोर्स क्रैकल्स, वो जो है ब्रोंकेक्टेसिस की तरफ इशारा कर रहा होता है, और फाइन एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स जो कि वेलक्रो क्रैकल्स कह जाते हैं, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की तरफ या पल्मोनरी एडिमा विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ डायग्नोसिस लेकर जा रहा होता है। अब जो है ये तो हो गई क्लिनिकल इवैल्यूएशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली हमें ध्यान देना है कि सिम्टम्स, 4 कार्डिनल सिम्टम्स में से कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट है, डे टाइम सिम्टम्स हैं, नॉकटर्नल अवेकनिंग है या नहीं है सिम्टम्स के कारण, और जो है वेरिएबिलिटी है या नहीं है सिम्टम्स के कारण, और इनहेलर यूज किया है या फैमिली हिस्ट्री है या चाइल्डहुड हिस्ट्री है या नहीं है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट्स करनी पड़ गई हैं, तो ये सारी चीजें हमें नोट करनी होती हैं। अब लंग फंक्शन टेस्ट जो है अस्थमा में क्या है, हमें बेसिकली वेरिएबिलिटी को चेक करना है सिम्टम्स की और रिवर्सिबिलिटी को। इसमें जो है हम वेरिएबिलिटी को इस तरीके से चेक कर सकते हैं एक्सपिरेटरी लंग फंक्शन के द्वारा। जैसे ब्रोंकोडायलेटर दिया, ब्रोंकोडायलेटर देने से पहले पीएफटी किया, फिर उसके बाद पीएफटी किया, और फिर FEV1 को असेस किया कि इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, कितने % इंप्रूवमेंट हुई, अगर हुई तो। एक होता है कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दिए 4 हफ्ते के लिए, और उसके बाद जो है पीएफटी किया और फिर इंप्रूवमेंट स्टेटस देखा कि FEV1 में क्या चेंज वेरिएबिलिटी आई। एक है एक्सरसाइज करने के बाद जो है FEV1 जो है ड्रॉप करती है 10%, तो भी वो जो है अस्थमा की तरफ इशारा कर रही होती है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा की तरफ। एक है ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट। ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में जो है हम कुछ इरिटेंट्स देते हैं और उसके बाद जो है चेक करते हैं कि FEV1 रिड्यूस हुई या नहीं हुई। 20% मैथाकोलिन में रिड्यूस हो जाती है, और अदर इरिटेंट जैसे कि मैनिटोल और हाइपरटोनिक सलाइन और हाइपर वेंटिलेशन में मोर देन 15% रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जो है हम ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करते होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल है, और ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में जो है हमें पूरा सेटअप चाहिए होता है, रिससिटेशन मशीनें होनी चाहिए साथ में, इस तरीके से कि अगर नीड पड़ गई तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है उसमें जो है पहले हमने वो किया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है साल्बुटामोल के जो है 2 से 4 पफ दिए, जो कि एक पफ में जो डोज होती है 100 माइक्रोग्राम साबा होती है, और 200 से 400 माइक्रोग्राम जो है देना होता है, तो 2 से 4 पफ जो है देते हैं
पेशेंट को। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट एक्शन होने के लिए वेट करते हैं और फिर जो है पीएफटी दोबारा रिपीट करते हैं और FEV1 को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर FEV1 जो है 12% इंक्रीज कर गई और 200 ml से ज्यादा हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 12% से इंक्रीज और 200 ml से ज्यादा होगी FEV1 फ्रॉम द बेस लाइन, तो ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है। या फिर PEF पीक एक्सपिरेटरी फ्लो जो है वो 20% जो है इंक्रीज कर गया, तो जो है हम कहते हैं कि पॉजिटिव ब्रोंको डायलेटरी रिवर्सिबिलिटी टेस्ट आया है, तो इसके ये जो पेशेंट है वो अस्थमैटिक है। और जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आती है, जैसे कि FEV1 अगर 15% से ज्यादा है और 400 ml से ज्यादा है, तो उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा कह सकते हैं कि ये अस्थमा का पेशेंट है। और अनकंट्रोल्ड और पुअरली कंट्रोल्ड अस्थमा में जो है रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक होती है। तो वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन में हमने अडल्ट्स में तो हमने बता ही दिया। चिल्ड्रन में जो है FEV1 मोर देन 12% प्रिडिक्टेड हो जाए तो भी हम कह देते हैं पॉजिटिव ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट है। जो एवरेज डेली डायर्नल पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वेरिएबिलिटी होती है नॉर्मल पर्सन्स में, वो मोर देन 10% से लेके 10% होती है और 13% होते हैं चिल्ड्रन में। अगर इससे ज्यादा होगी दो हफ्ते तक, तो उसमें सेज में भी हम कह देते हैं कि वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो ये अस्थमा का पेशेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगर लंग फंक्शन टेस्ट इन अस्थमा में जो है हम वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन पर थे। इसमें जो है जैसे पॉजिटिव ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, जिसमें जो है अडल्ट्स में जो है FEV1 जो है इंक्रीज हो जाए मोर देन 12% और मोर देन 200 ml, और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट अगर इंक्रीज हो जाए मोर देन 20%, तो उसे पॉजिटिव ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और उसमें जो है हम कह सकते हैं कि अस्थमा है। और चिल्ड्रन में जो है FEV1 जो है मोर देन 12% प्रिडिक्टेड इंक्रीज हो जाए तो कहते हैं। जो डायर्नल वेरिएशन होती है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो की, जो है 10% अडल्ट्स में और 13% चिल्ड्रन में, और अगर इससे ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तो डेली पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वेरिएबिलिटी ओवर 2 वीक्स, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं। और अगर जो है कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आया, उसको जो है हमने 4 हफ्ते तक इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेंटेनेंस दी, और उसके बाद जो है 4 हफ्ते बाद FEV1 जो है मोर देन 12% और 200 ml से ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि अस्थमा का डायग्नोसिस बन सकता है। और पॉजिटिव एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट में क्या होता है कि एक्सरसाइज से पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, और एक्सरसाइज के बाद जो है अगर FEV1 जो है मोर देन 10% फॉल कर जाती है और साथ में मोर देन 200 ml फ्रॉम बेस लाइन, तो उसमें जो है पॉजिटिव एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट कहते हैं। तो उसमें जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हम डायग्नोज कर सकते हैं। पॉजिटिव ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में जो है मेथाकोलिन के जरिए जो है अगर FEV1 जो है मोर देन 20%, मोर देन और इक्वल टू 20% फॉल कर जाए फ्रॉम द बेस लाइन, या फिर मोर देन 15% फॉल कर जाए और स्टैंडर्डाइज जैसे हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरटोनिक सेलाइन और मैनिटोल चैलेंज से, तो उसको भी हम अस्थमा की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर 2 विजिट्स में जो है एक्सेसिव वेरिएशन हो लंग फंक्शन में, तो फिर उसमें जैसे कि FEV1 मोर देन 12% और एंड मोर देन 200 ml बिटवीन द विजिट्स आए, तो भी हम सोच सकते हैं, सस्पिशन हो सकता है कि अस्थमा हो सकता है उसमें। और कोई डॉक्यूमेंटेड एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन है, जैसे कि FEV1/FVC जो है आल्सो रिड्यूस्ड है कंपेयर्ड विद लोअर लिमिट नॉर्मल, जैसे कि 0.75 to 0.8 जो एडल्ट्स में कहते हैं, और 0.9 इन चिल्ड्रन कहते हैं, मोर देन 0.9 इन चिल्ड्रन कहते हैं।
अगर FEV1 बाय FVC जो है रिड्यूस्ड आ जाए तो उसमें भी जो है हम कह सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है वेरिएबल एक्सपिरेटरी फ्लो एयर फ्लो लिमिटेशंस को जो है पहले डॉक्यूमेंट करना है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस जो है नहीं आती, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन के केस में, सीवियर एक्सरबेशंस में, या बीटा-2 एगोनिस्ट जो है पहले ही पेशेंट लेकर आया है तो जो है उसके लंग पहले एयरवे पहले ही डायलेटेड है थोड़े बहुत, तो उसमें भी जो है रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 4 घंटे पहले जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट अगर लिया है तो 4 घंटे तक वेट करना है, उसके बाद PFT करना है। और अगर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे कि साल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल लिया हुआ है तो 12 घंटे तक उसका एक्शन होता है, तो उसको 24 घंटे के लिए जो है स्टॉप करना है। और अल्ट्रा लाबा जैसे विलेंटरोल और इंडेकेटरोल जो कि वंस डेली लेते हैं, तो उन केस में 36 घंटे स्टॉप करने के बाद PFT करना चाहिए। तो मतलब कि क्या है, अगर किसी ने पफ लिया है साल्बुटामोल का तो 4 घंटे तक वेट करो, और अगर किसी ने कोई लाबा पर है तो उसके लिए जो है 24 घंटे वेट करो, और अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग लाबा है जैसे कि अल्ट्रा लाबा है विलेंट्रोल इंडेकेट्रॉल, तो उसके लिए 3 दिन तक वेट करो, उसके बाद PFT करो। परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन में भी जो है ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस कम आती है। जो ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट है या ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट है, उसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, और अगर वो जो है नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि अस्थमा होने के चांसेस कम है, अस्थमा नहीं है उसमें। एलर्जी टेस्ट जैसे कि स्किन प्रिक टेस्ट है, जिसमें जो है लैंसेट से प्रिक करके उसके अंदर से एलर्जन जो है इंड्यूस करते हैं, रिएक्शन असेस करते हैं, वो इनएक्सपेंसिव है, हाई सेंसिटिविटी है। कई एलर्जेंस के को जो है स्किन प्रिक कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं, और मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जैसे बर्न्स और स्किन डिजीजेज उनमें नहीं कर पाते हैं। और स्पेसिफिक IgE लेवल्स जैसे कि एलर्जन के स्पेसिफिक IgE लेवल्स या टोटल IgE लेवल्स दोनों जो है मेजर कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक IgE लेवल्स जैसे फूड, एनिमल फीथर्स और डेंडर के खिलाफ हो तो स्पेसिफिक IgE लेवल्स। मगर ये जो है जो ज़्यादातर पेशेंट जो है मल्टीपल एलर्जन से एलर्जी होती है उनको, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इमेजिंग जैसे चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं तो उसमें हाइपर इन्फ्लेशन आ सकती है, क्योंकि एक्सेसिव नैरोइंग के कारण एक्सपिरेटरी एयरफ्लो लिमिटेशन होती है। CT चेस्ट कर सकते हैं ताकि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जैसे एम्फीसीमा वगैरह उनको रूल आउट कर सकें। डायलेटेड ब्रोंकाई होती है तो ब्रोंकिक्टेसिस का डायग्नोसिस होता है, नोड्यूल्स इन्फेक्शंस को सजेस्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंफर्मिंग अस्थमा इन पेशेंट ऑलरेडी टेकिंग इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। मान लो कि किसी और डॉक्टर ने उसे इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रखा था और वो इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड पर है पेशेंट, और वो आया है हमारे पास, और हमें डायग्नोज करना है कि उसमें कंफर्म करना है कि उसमें अस्थमा है या नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आ रहा है मगर कोई वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन नहीं है, मतलब सिम्टम्स वेरिएबल सिम्टम्स हैं, वेरिएबिलिटी भी है सिम्टम्स में, मगर जो है वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन नहीं आ रही है, तो उसमें क्या करना है कि ब्रोंकोडायलेटर को विदहोल्ड करना है। ब्रोंकोडायलेटर है तो उसको स्टॉप करना है, और सिम्टम्स के वक्त और ब्रोंकोडायलेटर जो कि हमने गाइडलाइंस बताई रखी हैं 4, 1 और 3 दिन उन वेट करने के बाद फिर PFT करते हैं। अगर उसके बाद भी नॉर्मल आता है PFT तो कोई और डायग्नोस करना होता है, क्योंकि देखो सिम्टम्स तो हैं, उसे वेरिएबिलिटी भी है, मगर अगर उसकी जो है टेस्ट करने पर जो है नहीं आ रही है, फिर उसके बाद हमने उनके ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी को स्टॉप किया और उसके बाद जो है सिम्टम्स के वक्त या फिर वेट करने के बाद दोबारा PFT किया, अगर वो फिर भी नॉर्मल आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अस्थमा ना होकर कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कोई और कार्डियक प्रॉब्लम या कोई और GERD या अपर रेस्पिरेटरी एयरवे एनोमली हो सकती है, क्योंकि अस्थमा का डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है टेस्ट के बेस पर। फिर अगर FEV1 जो है मोर देन 70% प्रिडिक्टेड है, अगर पेशेंट की FEV1 मोर देन 70% प्रिडिक्टेड है तो उसका जो इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड है उसको स्टेप डाउन करेंगे और 2 से 4 हफ्ते बाद PFT करेंगे। उसके बाद जो है
अगर ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है तो अस्थमा का डायग्नोसिस बन जाता है, और ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो भी बन जाता है, और नहीं तो जो है कोई और डायग्नोसिस जो है के बारे में सोचना होता है। अगर FEV1 जो है लेस देन 70% प्रिडिक्टेड है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो हम उसमें जो है स्टेप अप करते हैं इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड को, और 3 महीने बाद जो है फिर रीअसेस करते हैं सिम्टम्स और लंग फंक्शन को। अगर इंप्रूवमेंट आ गई है तो डायग्नोसिस बन ही जाता है, और अगर नहीं आया है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। अगर वेरिएबल सिम्टम्स के साथ आया है पेशेंट और उसके PFT में जो है वेरिएबिलिटी आ जाती है डायग्नोस्टिक, तो उसको हम अस्थमा डायग्नोस कर ही देते हैं। मगर अगर नहीं आती है तो फिर उसके थेरेपी को विदहोल्ड करके सिम्टम्स के दौरान या फिर उसके रोकने के बाद जो है दोबारा PFT करते हैं। अगर उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है तो अस्थमा डायग्नोस कर देते हैं, और अगर उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आती है तो फिर जो है हमें कोई और डायग्नोसिस के बारे में सोचना होता है। तो ये तो हुआ जब वेरिएबल सिम्टम्स है मगर वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन नहीं आ रही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। अब बारी आई कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं मगर बहुत कम है, और नॉर्मल लंग फंक्शन है, और कोई वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन नहीं आ रही है, और तो हमें क्या करना है। जैसे पहले हमने बताया कि ऐसे केस में जो है हमें थेरेपी को स्टॉप कर उसके बाद जो है सिम्टम्स के दौरान या फिर जो है थेरेपी को कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करने के बाद दोबारा जो है ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी होती है। और अगर सिम्टम्स जो है आ जाते हैं और लंग फंक्शन फॉल कर जाते हैं तो अस्थमा कंफर्म हो जाता है। और अगर उस केस में जो है इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड की जो ट्रीटमेंट है जो वो प्रीवियस पहले जो ले रहा था उसी लोएस्ट इफेक्टिव डोज पे हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है सिम्टम्स में थेरेपी को रोकने के बाद भी, तो हमें जो है इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो वो ले रहा है उसको बंद करने हैं, और पेशेंट को जो है मॉनिटर करना है 12 महीने तक। अब अगर परसिस्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है, तो उसमें जो है स्टेप अप कर सकते हैं इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड को 3 महीने के लिए, और फिर रीअसेस करते हैं सिम्टम्स और लंग्स फंक्शन को। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हमें जो है अस्थमा COPD ओवरलैप या फिर और इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। ये बात ध्यान में रखनी है, जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी आती है सिम्टम्स में उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अस्थमा के डायग्नोसिस बनाने में। और अगर जो है सिम्टम्स ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होते हैं तो उसमें रिवर्सिबिलिटी आने के जो टेस्ट में है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वायरल इन्फेक्शन β2 एगोनिस्ट का पहले यूज़ जो है वो रिवर्सिबिलिटी को कम कर देता है या नहीं आती है उसमें टेस्ट में। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे COPD है उसमें जो है प्रोग्रेसिव परसिस्टेंट एक्सर्शनल सिम्टम्स होंगे और एल्डरली स्मोकर होगा, ठीक है। और फिर आ गया LPR, लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स, क्रोनिक अपर वे एयरवे कफ सिंड्रोम, जो कि पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में एसिड के रिफ्लक्स के कारण जो है नॉक्टर्नल सिम्टम्स आ सकते हैं, कफ आ सकती है, उसका ध्यान रखना है। एक होता है हाइपर वेंटिलेशन जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, नॉर्मल अदरवाइज कंफर्टेबल स्लीप। इसमें जो है हमें ये देखना है कि वर्क के दौरान जो है कि स्लीप कंफर्टेबली स्लीप कर रहा है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल है वैसे, और तो उस केस में जो है हमें जो है सस्पिशन होता है कि भी ये हाइपर वेंटिलेशन के कारण है। डिस्पनिया, फॉरेन बॉडी जो है मोर इन चिल्ड्रन, एस्पिरेशन हिस्ट्री नीड टू बी चेक। एस फॉरेन बॉडी के कारण भी जो है वीजिंग आ जाती है, तो यूनिलेटरल होती है ज़्यादातर केस में, और ये जो है फॉरेन बॉडी जो है 1 महीने पहले, 1 साल पहले, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, तो केयरफुल हिस्ट्री लेनी होती है। और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में नॉक्टर्नल सिम्टम्स आ जाते हैं, और ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई अडल्ट आता है अस्थमा के सिम्टम्स के साथ, तो उसमें जो है CHD और CCF को जो है ध्यान में रखना होता है। ECG और चेस्ट एक्सरे से जो है थोड़ा सा हमें हिंट मिल सकता होता है। ब्रोंकिक्टेसिस, जैसे इसमें जो है एक्सपेक्टोरेशन जो है बहुत ज़्यादा होगी, हिस्ट्री ऑफ न्यूमोनिया, चाइल्डहुड TB और हीमेटाइसिस जो है अस्थमा में नहीं होता, हीमोटाइसिस इसमें हो सकता है।
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें ड्राई कफ होती है और प्रोग्रेसिव डिस्पनिया होता है, वेलक्रो क्रैकल्स होते हैं। वेलक्रो क्रैकल्स जो है इंस्पिरेटरी होते हैं, और प्रोग्रेसिव डिस्पनिया और ड्राई कफ, तो उसमें जो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो है सीटी चेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है। और अगर स्ट्राइडर आ रहा है, इंस्पिरेशन के दौरान वॉइस आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उसमें अपर एयरवे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और ड्रग हिस्ट्री भी लेनी जरूरी है, क्योंकि एस इनहिबिटर जैसे कि एनालाप्रिल वो जो है ड्रग इंड्यूस्ड कफ कर सकते हैं। इन्फेक्शन जैसे टीबी, वूपिंग कफ, उसमें भी जो है करेक्टरिस्टिक कफ होती हैं। अब फिनो का क्या रोल है? फिनो जो है अगर मोर देन 50 पार्ट्स पर बिलियन जो है आ जाता है, तो उसमें जो है इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिनो अगर कम आ गई है तो इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे अर्ली फेजेस ऑफ अस्थमा और सिग्निफिकेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और स्मोकर में जो है फिनो कम होती है, और इजनोफिलिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस और एटोपिन में फिनो ज़्यादा होती है। वायरल और किसी इन्फेक्शन के दौरान जो है फिनो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ये टाइप 2 इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता होता है। अब डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा इन अदर कंटेक्स्ट, जैसे ड्राई कफ है, एक ही सिम्टम है ड्राई कफ, तो इसमें जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एस इनहिबिटर इंड्यूस्ड कफ या पोस्ट नेजल ड्रिप, ये 3 जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाते हैं। अब कफ वेरिएंट अस्थमा में क्या है, क्लियर चेस्ट आएगा, एक्सरे नॉर्मल आएगा, पीएफटी नॉर्मल आएगा, कोई वीज नहीं है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कफ प्रेजेंट है। उसमें क्या करना है कि उसमें ना ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जरूर होती है, तो ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसमें कफ वेरिएंट अस्थमा कह सकते हैं। या फिर इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड का थेरेपी दे सकते हैं, जिसके बाद जो है अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, खांसी रुक जाती है, तो इसका रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कफ वेरिएंट अस्थमा है। और ऑक्यूपेशनल और वर्क रिलेटेड एक्सेलरेटेड अस्थमा में डिटेल हिस्ट्री लेनी है कि भी वो जहाँ काम करता है वहाँ पर पोलन्स हैं या स्मोकिंग है या कुछ डस्ट है या इस तरीके के, और वर्क के दौरान ही सिम्टम्स आते हैं और घर पर जो है सिम्टम्स नहीं आते हैं। और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर उसको दे सकते हैं, वो पेशेंट जो है मॉनिटर कर सकता है कि भी वर्क के दौरान उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है और घर पर क्या दिखा रहा है और दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर पीक एक्सपिरेशन जो है घर पर ज़्यादा है, वर्क पे कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है ऑक्यूपेशनल और वर्क एक्सेलरेटेड अस्थमा है। ऐसी कंडीशन में उसे हम फेस मास्क रिकमेंड करेंगे और एडिक्वेट वेंटिलेशन जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पर करने को कहेंगे। एथलीट्स में जो है डायग्नोसिस हमेशा जो है पीएफटी के द्वारा कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि अंडरलाइंग सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं। एथलीट्स में एक्सरसाइज टेस्ट करना चाहिए। FEV1 जो है अगर रिड्यूस हो जाए एक्सरसाइज करने के बाद मोर देन 10%, तो उसे जो है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा कह सकते हैं। स्मोकर्स और एक्स स्मोकर्स में जो है डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, और उसमें जो है वेरिएबल और प्रोग्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। मतलब सिम्टम्स जो है वेरिएबल हैं या प्रोग्रेसिव हैं, इस बेस पे जो है हम अस्थमा और COPD में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा है कि COPD की तरफ डायग्नोसिस जाए, वरना जो है CT चेस्ट से भी हमें पता लग सकता है, क्योंकि CT चेस्ट में जो है एम्फीसीमेटस चेंजेस आ रहे हैं तो COPD की तरफ जो है डायग्नोसिस जा रहा होता है। तो ये जो है अस्थमा के जो है लंग फंक्शन टेस्ट हैं, और प्रेजेंटेशन के वक्त अगर पेशेंट इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो हमें उस आगे कैसे वर्कअप करना है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा सा हमने बताया इस बारे में।